जय हिंद फ्रेंड्स। मैं ओम प्रकाश खोजा और आप मेरे साथ जुड़े हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आप सबका तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन। आपने पढ़ना स्टार्ट किया है सामाजिक विज्ञान जिसमें पाठ्य पुस्तक है समकालीन भारत फर्स्ट, जो कि भूगोल विषय से संबंधित एक पाठ्य पुस्तक है और इसका अध्याय क्रमांक 1 हम पढ़ने जा रहे हैं। नाम है भारत, आकार और स्थिति। जिसमें आपने पिछले वीडियो में भारत की स्थिति को जाना, भारत के आकार को जाना। इसमें हम बात करने वाले हैं भारत और विश्व की, यानी कि भारत का विश्व के साथ में किस प्रकार से संबंध है, भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं, आपके जलीय सीमा पर कौन से हैं, स्थलीय सीमा पर कौन से हैं, भारत का अन्य देशों के साथ व्यापार होता है तो उसके लिए व्यापारिक मार्ग कौन से प्राप्त होते हैं, समुद्री क्षेत्र के मार्ग कौन से हैं, जलीय क्षेत्र के मार्ग कौन से हैं, वर्तमान के मार्गों के साथ आप देखेंगे भी परंपरागत और प्राचीन कालीन के मार्ग कौन कौन से थे। तो इस प्रकार से मोटे तौर पर हम बात करेंगे कि भाई भारत का विश्व के अन्य देशों के साथ में किस प्रकार से संबंध होता है, किस प्रकार से वहां पर इसको आवागमन के लिए भारतीयों को मार्ग प्राप्त होते हैं। तो इन सबको हम विस्तार से जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखिएगा, जब आप भारत और विश्व की बात करते हैं तो देखिएगा, आप इस प्रकार का जो ये भारत आप जब ग्लोब देखते हैं तो ग्लोब में आप एशिया को देखेंगे। ग्लोब ग्लोब उठाइएगा अपने स्कूल का, उस ग्लोब को आप गोल गोल घुमाते जाइएगा और आपको एशिया का इस प्रकार का भाग आपको सामने दिखाई देगा। एशिया बोले तो आपके एक महाद्वीप है। विश्व में आपके महाद्वीप है, जैसे एक एशिया महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है, आपके उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका है, फिर आपके अफ्रीका महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और एक आपका अंटार्कटिका महाद्वीप है। तो इन्हीं में से एक महाद्वीप आता है ये एशिया महाद्वीप, जिसके आपके ये सारे देश एशिया में दिखाई देते हैं। जैसे हमने पिछली क्लास में हमने बात की थी कि भाई रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है रूस, ये आपका चीन, मंगोलिया, ये आपके कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये यहाँ पर अरब प्रायद्वीप, ईरान, तुर्की है। तुर्की का कुछ भाग आपके रूस में आता है, आपके कुछ भाग आपके तुर्की का एशिया में आता है और कुछ आपके आपके यूरोप महाद्वीप में आता है। तो ये आपका एशिया भाग, इधर आपका ये जापान देश, यहाँ पर आपके मंगोलिया, थाईलैंड, ये आपके मंगोलिया तो यहाँ पर चीन के पास में आ गया, यहाँ पर आपके म्यांमार, बांग्लादेश, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सारे देश एशिया महाद्वीप के देश माने जाते हैं। इधर अपना भारत, श्रीलंका और पास में यहाँ पर मालदीव, ये सारे आपके एशिया महाद्वीप के देश हैं। तो इस एशिया महाद्वीप में आप देखते हैं कि भारत की स्थिति कहां पर है। तो भारत एशिया महाद्वीप के कहां पर है, एशिया महाद्वीप का सबसे दक्षिणी विस्तार। अब इस एशिया महाद्वीप का आप ध्यान से देखिएगा तो एशिया महाद्वीप का सबसे उत्तरी भाग में आपके रूस है, मध्यवर्ती भाग में ये देखिएगा आपके मध्य एशिया में कौन से देश आते हैं, ये मंगोलिया है, कजाकिस्तान है, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, ये आपके मध्य एशिया में आ जाते हैं। फिर आप दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं तो दक्षिण एशिया का सबसे दक्षिणी विस्तार आपके कौन सा आता है, भारत आता है, जो कि हिंद महासागर में फैला हुआ है। यहां पर सबसे प्रायद्वीप भारत आपका जो सबसे दक्षिण का भाग आ जाता है। तो इस प्रकार से हिंद महासागर में एशिया का सबसे दक्षिणी विस्तार कौन से देश का है, तो एशिया का दक्षिणी विस्तार आता है आपके भारत। अब देखिएगा भारत की स्थिति कहां पर है, तो भारत आपके एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। यानी कि देखिएगा, इस तरफ आप देखते हैं कि ये पूर्वी एशिया है, इस तरफ यहां पर पूर्वी एशिया देख रहे हैं, यहां पर आपके ये पश्चिमी एशिया के देश है। इन दोनों के बीच में जो स्थान है, देश कौन सा है, भारत है। और इस भारत का सबसे दक्षिणी विस्तार आता है आपके हिंद महासागर की तरफ। भारतीय भूभाग का दक्षिणी विस्तार आपके इस प्रकार एशिया महाद्वीप आपकी क्या है, भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार आता है। ठीक है, इस प्रकार से आप एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति को देख पा रहे हैं। अब इस स्थिति को देख पा रहे हैं तो भारत अन्य देशों के साथ में, किसी देश के साथ में भारत को व्यापार करना है या किसी देश में भारत को आवागमन करना है, आपको पर्यटन की दृष्टि से घूमने जाना है, तो यहां पर आपको दूसरे देशों के साथ आप जैसे समुद्री मार्ग या फिर वायु मार्ग का प्रयोग करते हैं तो आप किस प्रकार से किसी दूसरे देश की यात्रा कर पाते हैं। तो देखिएगा, अधिकांश व्यापार किए जाते हैं वो समुद्री मार्गों से व्यापार किए जाते हैं। आपके वायु मार्गों से व्यापार ज्यादा नहीं किए जाते हैं, क्योंकि वायुयान आपके अत्यधिक मात्रा में वजन अपने साथ में नहीं ले जा पाते हैं। वायुयान के द्वारा तो आपके कुछ हल्की सामग्रियों का व्यापार होता है, या वे सामग्रियां जो जल्दी से पहुंचानी है या फिर जल्दी से खराब हो जाने वाली है, उनका आपके आवागमन है, वो उनका व्यापार है वो वायु मार्ग से होता है। जैसे आप वायु मार्ग से जाते हैं, अगर आपको यूरोप की तरफ वायु मार्ग से जाना है तो आप कौन सा मार्ग फॉलो करेंगे, जैसे आप यहां पर दिल्ली में हैं तो दिल्ली से आप फ्लाइट लेंगे और ये फ्लाइट आपके अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया होते हुए आपके यूरोप और उत्तरी अमेरिका की, आपके अमेरिका और कनाडा की तरफ जाएगी।
अब कई बार क्या होता है कि भाई भारत और पाकिस्तान के संबंध आपको पता ही है खराब होते रहते हैं भाई, आए दिन आपके पाकिस्तान की जो आतंकवादी गतिविधियां होती है वहां से आतंकवाद आपके विकसित हुआ है भारत की तरफ, आपके भारत में आपके अस्थिरता की स्थितियां पैदा करते हैं। कई बार आप जैसे मुंबई आतंकी हमला या फिर उरी हमला या फिर आपके पुलवामा हमला, इन इन हमलों के माध्यम इन हमलों की वजह से कई बार क्या होता है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में थोड़ी सी खटास आ जाती है। तो कई बार हम भारत के जो पाकिस्तान का जो वायु मार्ग है उस वायु मार्ग को हम प्रयोग में नहीं लेते, तो उस स्थिति में क्या करते हैं, उस स्थिति में हम मुंबई दिल्ली से सीधे इधर गुजरात की ओर होते हुए मुंबई की ओर होते हुए हम अरब सागर में जाते हैं और अरब सागर के बाद में सीधा हम ईरान से होते हुए फिर उधर चले जाते हैं, यानी कि पाकिस्तान को बाईपास कर देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपको जापान की ओर जाना है तो यहां पर आप दिल्ली कोलकाता फिर इधर से आपके थाईलैंड, थाईलैंड से होते हुए फिर आपके जापान तक पहुंच जाते हो। इसी प्रकार आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है तो ऑस्ट्रेलिया जाने पर आप जैसे मान लीजिएगा मुंबई या चेन्नई से आप फ्लाइट पकड़ते हैं, फ्लाइट लेते हैं, फिर यहां से आपके मलेशिया सिंगापुर होते हुए फिर आप ऑस्ट्रेलिया की तरफ चले जाते हैं। इसी प्रकार से आप अफ्रीकी देशों की तरफ यात्रा करते हैं। अब आपको समुद्री मार्ग से यात्रा करनी है तो उसके लिए देखिएगा, अगर आपने व्यापार शुरू किया है, निर्यात स्टार्ट कर दिया कि भाई भारतीय मसाले हैं, इन मसालों को हम यूरोप महाद्वीप में ले जाकर बेचेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको मसाले खरीदने होंगे। मसाले खरीदकर आपको एक समुद्री जहाज में भरने होंगे। अब समुद्री जहाज में भरने हैं तो आप कहां जाएंगे, तो आप जाएंगे मुंबई। मुंबई जाएंगे, एक जहाज हायर करेंगे, किराए पर लेंगे, उसमें आपने माल भर लिया पूरा और फिर आपने कागजी कार्रवाई कंप्लीट कर ली और फिर आप अब यहां से यूरोप की ओर रवाना करेंगे। तो मुंबई बंदरगाह से आप अरब सागर में एंटर कर हो जाते हैं। अरब सागर से आप सीधा जाते हैं आपके यमन देश की तरफ। यमन देश कहां पर है, ये देखिएगा आपके ओमान, ओमान के बाद में यमन, यानी कि अरब प्रायद्वीप के दक्षिण में आपके यमन देश है। आप यमन तक पहुंच गए। यमन के बाद में आगे जाते हैं तो यहां पर आपके एक हिंद महासागर का ही भाग आता है, वो है उसका नाम है लाल सागर। लाल सागर में आप प्रवेश करते जा रहे हैं और लाल सागर में इस प्रकार से आप प्रवेश करते जाते हैं। फिर यहां पर देखिएगा एक मानव निर्मित नहर है। देखिएगा जैसे आप मिस्र देश के समीप पहुंचते हैं तो यहां पर आपके मानव निर्मित नहर है, सुएज नहर। अब ये नहर आपके मानव द्वारा बनाई गई है। पहले क्या था कि ये जो पूरा भाग आता है यहाँ का, ये जो भाग है यहां पर नहर बनी हुई है, ये भाग पहले यहां पर पूरी स्थलीय भाग था, संकीर्ण स्थलीय भाग था, उसको आपके आपके जो अपना अंग्रेजों के द्वारा जो अपनी साम्राज्यवादी नीतियां चल रही थी उनकी, तो साम्राज्यवाद के लिए उनको भारत जल्दी पहुंचने के लिए इन्होंने यहां पर सुएज नहर का निर्माण कर दिया। नहीं तो पहले क्या होता था कि पूरे अफ्रीका महाद्वीप का एक चक्कर लगाते और उसके बाद में यहां पर पहुंचे। तो यहां पर लाल सागर गए, लाल सागर से सुएज नहर गए, सुएज नहर से आपके भूमध्य सागर आ जाता है और भूमध्य सागर से फिर आप यूरोप की तरफ चले जाते हैं। तो इस प्रकार से आपके सुएज नहर से होकर जाते हैं। अब सुएज नहर के निर्माण होने से भारत को फायदा क्या हुआ, भारत को फायदा यह हुआ कि लगभग 7,000 किलोमीटर दूरी कम हो जाती। जब आप यहां से आपके सुएज नहर नहीं बनी हुई थी तब यहां पर लाल सागर से आपके आगे समुद्र बंद हो जाता था, आगे आपके स्थलीय भाग आ जाता तो आपका जहाज नहीं जाता। तो उसके लिए आपको क्या करना होता, यहां से आपको अरब सागर से फिर आप अफ्रीका के तट के सारे सारे आप चारों तरफ अफ्रीका का पूरा लंबा चक्कर लगाते हुए जाते, उतने में आपको 7,000 किलोमीटर की आपको अधिक दूरी तय करनी होती थी। तो इस प्रकार से आप इधर सुएज नहर के माध्यम से पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार से अगर आपको अफ्रीकी देशों के साथ यात्रा करनी है, व्यापार करना है, तो सीधा कर सकते हैं। अगर आपको कुछ माल भेजना है ऑस्ट्रेलिया देश में तो क्या करेंगे, ऑस्ट्रेलिया के आप मुंबई से जाएंगे, मुंबई से श्रीलंका का चक्कर लगाते हुए सिंगापुर और मलेशिया के बीच में से होकर गुजरेंगे और सीधा आप यहां पर ऑस्ट्रेलिया की तरफ पहुंच जाएंगे। इसी रास्ते से आप जापान की तरफ पहुंच जाते हैं, फिलीपींस की तरफ पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपके पूरे जो आपके विश्व के विभिन्न देश है उनके साथ में इनके द्वारा हिंद महासागर के माध्यम से भारत को व्यापारिक मार्ग उपलब्ध हो जाते हैं, समुद्री मार्ग उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक है, तो हिंद महासागर भारत को यूरोप और पूर्वी एशियाई देशों के साथ में जोड़ता है। यूरोप के देश यानी कि जो पश्चिमी देश हैं, यूरोप के देश हैं, वो आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, उनके साथ में इनके हिंद महासागर के द्वारा जोड़ता है। पूर्वी एशियाई देश, पूर्वी एशियाई देशों में जैसे आपका कौन सा देश आ जाता है, जापान देश आ गया, या फिर आपके चीन के भाग आ गए, कोरियाई द्वीप कोरिया आ गया, उनके साथ में आपके मार्ग उपलब्ध हो जाते हैं हिंद महासागर के माध्यम से। और भारत को एक केंद्रीय स्थिति कौन प्रदान करता है, तो ये हिंद महासागर भारत को एक केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है कि भाई हिंद महासागर से भारत है वो सभी दिशाओं में व्यापार कर सकता है, आपको आसानी से मार्ग उपलब्ध हो जाते हैं। अब देखिएगा जो भारत का जो दक्षिण की पठार है, जो भारत का दक्षिण का पठार है वो हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है। जैसे शीर्षवत, ये देखिएगा पूरा हिंद महासागर है, ये वाला पूरा भाग क्या है, ये पूरा भाग यहां पर हिंद महासागर का है।
अब हिंद महासागर के शीर्षवत यानी कि ऐसा लगता है कि जो ये भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है, जो येलो कलर वाला ये भाग है, ये ऐसा लगता है कि हिंद महासागर का सर है, ताज है। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई जम्मू कश्मीर भारत का सिर है, उसी प्रकार से हिंद महासागर के शीर्ष के रूप में कौन सा भाग फैला हुआ है? सबसे ऊपर की तरफ शीर्षवत भाग फैला हुआ है, अपना प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश या अपना भारतीय क्षेत्र। फिर आप पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के माध्यम से निकट संबंध बनाए हुए हैं। अब इस समुद्र के माध्यम से यानी कि हिंद महासागर के माध्यम से आप देखिएगा, चाहे पश्चिमी एशिया के देश हो, चाहे इधर ही आपके पश्चिम एशिया कौन से देश आते हैं, जैसे अरब प्रायद्वीप पर आपके संयुक्त अरब अमीरात जो यूएई कहते हैं, जिसे सऊदी अरब है, इधर आपके ईरान है, यहाँ पर आपके तुर्की है, यमन है, इनके साथ में आप आपके अच्छे संबंध स्थापित कर सकते हैं, अच्छे आपके व्यापारिक आपके मार्गों के माध्यम से व्यापार कर सकते हैं। या फिर आपके अफ्रीकी देश हैं, ये अफ्रीका महाद्वीप के साथ भी आप इन्हीं के इस समुद्र के माध्यम से आप मार्ग प्राप्त करते हैं। या फिर आपके पूर्वी एशिया के देश हैं, जैसे यहाँ पर आपके कोरिया है, जापान है, ये चीन वाले भाग हैं, इनके माध्यम से भी आप अच्छे संबंध, निकट संबंध बना सकते हैं। भाई भले ही भारत से दूर है, लेकिन यहां पर आप जलयान का प्रयोग करते हुए जल्दी से यहां पर पहुंच सकते हैं। तो आप इसी प्रकार से आप यूरोपीय देशों की तरफ चले जाते हैं, जैसे यहां से आप लाल सागर में है, लाल सागर से आपने सुएज नहर, सुएज नहर से भूमध्य सागर, भूमध्य सागर से आप सीधा आप भूमध्य सागर को क्रॉस करते हुए इन यूरोपीय देशों की तरफ पहुंच जाते हैं। जैसे यहां पर आपको इटली जाना है तो ये रहा, यहां पर यूके जाना है तो ये यूके यहां पर रहा। जब यहां पर सुएज नहर नहीं थी ना, तो भारत को यहां पर इतनी लंबी पूरी यात्रा करनी होती थी, इतना पूरा चक्कर लगाने के बाद में आप पहुंचते। तो इस प्रकार से भारत है वो इन देशों के, इन समुद्री मार्गों के माध्यम से इन सभी देशों के साथ में निकट संबंध स्थापित कर लेता है और आसानी से अपने पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इन्हें आपके समुद्री मार्ग और जो हिंद महासागर में भारत की अवस्थिति है, इसका भारत को बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है। अब हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय स्थिति भारत के जैसी नहीं है। जितनी सुदृढ़ और मजबूत अच्छी स्थिति भारत की है ना, उतनी हिंद महासागर में किसी भी देश की अवस्थिति नहीं है। इसीलिए तो हिंद महासागर का नाम भारत के नाम पर रखा गया है। जैसे भारत का एक नाम है हिंदुस्तान, उसी से आपके हिंद महासागर हुआ है। और भारत का अंग्रेजी में नाम क्या रहता है? इंडिया, उसी से हिंद महासागर को अंग्रेजी में कहते हैं इंडियन ओशियन। इंडियन यानी कि हिंद और ओशियन मीन्स आपके महासागर। तो ये दुनिया का एकमात्र महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है, वो है हिंद महासागर, और वो अपने प्यारे भारत देश के नाम पर रखा गया है। अब भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण ही तो इसका क्या किया है, इसके आधार पर नाम रखा गया है। ठीक है, जब भारत का विश्व के देशों के साथ में संपर्क की बात करते हैं तो ये तो प्राचीन काल से ही अच्छा संपर्क रहा है। प्राचीन काल से देखिएगा, ये जो आपको येलो कलर के मार्ग दिख रहे हैं, ये जो आपके ब्लू कलर वाले मार्ग दिख रहे हैं, ये सारे ब्लू कलर के मार्ग तो समुद्री मार्ग है। चाहे आप अफ्रीका के सोमालिया देश की तरफ जाएं, आपके अरब प्रायद्वीप के विभिन्न देशों की तरफ जाएं, या फिर आप इधर पर्शिया की तरफ जाएं, यानी कि पर्शिया बोले तो ईरान वाले क्षेत्र की तरफ, या यूरोपीय देशों की तरफ जाएं, या यहां पर आपके जावा, जो कि जावा द्वीप है इंडोनेशिया का, या फिर इधर मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाएं, ये समुद्री मार्ग है जो कि वर्तमान में समुद्री मार्ग है। लेकिन जो पुराने समय में भारत का विश्व के अन्य देशों के साथ में संबंध स्थापित थे, जो कि आपके समुद्री मार्गों से नहीं थे, उनके लिए जो लाल कलर वाले मार्ग दिखाए गए हैं, ये स्थलीय मार्ग थे, यानी कि एक तरीके से सड़क मार्ग हुआ करते थे। और इन्हीं सड़क मार्गों के माध्यम से भारत दूसरे देशों के साथ विचार और अपनी संस्कृति का और अपने व्यापार का आदान प्रदान किया करते थे। यानी कि भाई आप जैसे भारत से मसाले भेजने होते थे यूरोपीय देशों की तरफ, तो अंग्रेज आपके यहाँ पर देखिएगा मसालों का व्यापार करने के लिए भी आए थे। तो सबसे पहले वो इन स्थलीय मार्गों से होकर आए थे। फिर यहाँ पर समुद्री मार्ग तो उन्होंने बहुत बाद में खोजे थे। पहले यहाँ पर आपके अरब प्रायद्वीप, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन रास्तों से होकर ये भारत आया करते थे। इसी प्रकार से भारत है वो चीन के साथ में जैसे आपके रेशम का व्यापार किया करता था। तो ये यहाँ पर आपके देखिएगा भारत से इधर आपके हिमालय के पर्वत हैं, इन हिमालय के पर्वत श्रृंखला में आपके विभिन्न दर्रे बने हुए हैं, उनके माध्यम से आपके चीन और इधर आपके ये जो कोरियाई क्षेत्र है उनकी तरफ व्यापार हुआ करते थे। इधर आपके ईरान और अरब क्षेत्रों की तरफ व्यापार हुआ करता था। तो इसी आपके समुद्री मार्ग, आपके व्यापारिक मार्ग है जो ये आपका जैसे उत्तर दिशा में जाते हिमालय क्षेत्र, हिमालय में से दर्रों को क्रॉस करते और फिर यहाँ पर आपके पश्चिम की ओर यहाँ पर आगे प्रवेश करते थे। तो ये आपके पुराने समय से आपके इन मार्गों के माध्यम से अन्य देशों के साथ में व्यापार और विचारों का आदान प्रदान हुआ करता था। जैसे जैसे आपके ये उत्तरी पर्वत हैं, उत्तरी पर्वत कौन से हैं? भारत में हिमालय पर्वतमाला का विस्तार है जो कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, इन राज्यों में फैला हुआ है। इन उत्तरी पर्वतों के माध्यम से बहुत से यात्री भारत में आए हैं।
जैसे जैसे आप यात्रियों की बात करते हैं तो चीनी यात्री है हैंसांग। ये चीनी यात्री हैंसांग आपके भारत की पूरे लगभग पूरे भारत की यात्राएं की है इन्होंने, हैंसांग महोदय ने। ये आपके इन्हीं आपके जो पर्वतों में विभिन्न दर्रे हैं, इन्हीं दर्रों से होते हुए इन दर्रों को क्रॉस करके हिमालय को क्रॉस किया और भारत की ओर आए हैं। और ये आपके भारतीय सभ्यता, संस्कृति और इस भारतीय ज्ञान को अपनी पुस्तक के अंदर अंकित किया है और चीन के क्षेत्र में ले जाकर उनको भारत के ज्ञान से अवगत करवाया है। आज भी उनके विचारों के माध्यम से चीन के लोग कहते हैं कि हाँ भाई, हमारा यात्री भारत में गया था और उन्होंने भारत के बारे में जानकारी जुटाई है। समुद्री मार्ग का बहुत समय तक ज्ञान नहीं था भाई, पहले नहीं था। वर्तमान में अधिकतर व्यापार इन्हीं समुद्री मार्गों के माध्यम से होता है। अब इन मार्गों से आपके प्राचीन समय से ही विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ करता था। जैसे जैसे भारत आपके पश्चिमी, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ में अद्भुत संपर्क स्थापित किए हैं। चाहे भारत का देखिएगा वर्तमान देखो, चाहे प्राचीन इतिहास देखो, या फिर भारत की जो सभ्यता स्थल है, जैसे भारत के जो प्राचीन सभ्यता स्थल देखते हैं आप, सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सभ्यता स्थल, या फिर आपके जितने भी ये सभ्यता स्थल है, इन सभ्यता स्थलों का जो पश्चिमी देशों के साथ सभ्यता स्थल है उनके साथ में भी आप व्यापार देख पाते हैं। जैसे आपके मिस्र की सभ्यता है, रोम की सभ्यता हुआ करती थी। तो इनके जो सभ्यता स्थल है भारत के और पश्चिमी देशों के, उनके मध्य भी व्यापार के संबंध आपको प्राप्त होते हैं। उन सभ्यता स्थलों का जब उत्खनन किया जाता है तो वहां पर आपके भारतीय क्षेत्र में जो सभ्यता स्थल है और यूरोपीय क्षेत्र के जो सभ्यता स्थल है, या फिर आपके भूमध्य सागर के आसपास के सभ्यता स्थल है, उन दोनों सभ्यता स्थलों पर आपके कुछ समानताएं देखने को मिलती है। भारतीय क्षेत्र में यूनानी यूनानी क्षेत्रों की, आपकी यूनानी सभ्यताओं के सिक्के मिल जाते हैं, वस्तुएं मिल जाते हैं, और यूनानी सभ्यताएं हैं वहां पर आपके भारतीय क्षेत्र से संबंधित सिक्के और वस्तुएं मिल जाते हैं, जो इस बात की ओर इंगित करते हैं कि भाई जो आपकी सभ्यता हुआ करती थी, प्राचीन सभ्यताएं थी, उस समय भी भारत के पश्चिमी देशों के साथ में अच्छे संबंध थे। उन विचार और वस्तुओं के आदान प्रदान हुआ करते थे। अब देखिएगा जो भारत का क्षेत्र है, अब किस किस प्रकार से व्यापार और विचारों का आदान प्रदान होता था। तो देखिएगा जो भारत में जो दूसरे देशों के लोग आते थे, चाहे आपके चीनी यात्री आए, या फिर आपके अरब प्रायद्वीप से यात्री आए, या फिर आपके जो यूरोपीय देशों से अंग्रेज आए, ब्रिटिश आए, या मुगल आए, मंगोल आए हैं, तो इन सब ने आपके भारत के विचारों का भी, उनके उनके जो सभ्यताएं थी वो उन विचारों को भी अपने साथ में ग्रहण किया और वो दूसरे देशों में ले जाकर फैलाया। जैसे भारत के वेद और उपनिषद थे, भारत की रामायण है, या फिर आपके भारत की पंचतंत्र की कहानियां है। ये पंचतंत्र की कहानियां क्या है? ये आपके वन्य जीव और प्रकृति के संरक्षण से संबंधित कहानियां हैं। जैसे आप अपनी क्लास, आपकी किताबों में भी, पाठ्य पुस्तक में भी आपने कई कहानियां पढ़ी है छोटी क्लासों में। जैसे जैसे आपने शेर और चूहे वाली कहानी पढ़ी है कि भाई जिसमें शेर होता है, शेर दिन के समय में जैसे सो रहा होता है तो चूहा उसके ऊपर कूदता रहता है, शेर को गुस्सा आ जाता है। जैसे ही वो जागने वाला होता है तो चूहा है वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है या फिर बिल में चला जाता है। फिर आपके वो लगातार ऐसी स्थिति होती है तो चूहे से वो शेर परेशान रहता है। एक दिन स्थिति आती है कि भाई शिकारी एक जाल बिछाता है और जाल बिछाकर वो आपके शेर को उसे शेर है वो उस जाल में फंस जाता है, निकल नहीं पाता है। तो चूहा आता है, चूहा उसके ऊपर कूदता है। जैसे ही शेर आपके जाग जाता है तो चूहा इस बार भाग नहीं पाता है और वो कहता है कि चूहे से रिक्वेस्ट करता है कि भाई मैं बंद हो गया हूं तो मेरे को बाहर कैसे निकलना है। तो चूहा कहता है कि भाई मेरे से मित्रता कर ले, मेरे ऊपर कभी गुस्सा मत कर, मैं बाहर निकाल दूंगा। तो इस प्रकार से वो चूहा उसको जाली को, जो जाल होती है उसको कुरेद देता है, अपने दांतों से काटते हुए शेर को आजाद कर देता है। तो इस प्रकार की जो पंचतंत्र की बहुत सारी कहानियां हैं जो वन्य जीव संरक्षण और वन्य प्राणियों और वनस्पतियों के संरक्षण पर आधारित है। इस प्रकार की कहानियों को पूरे विश्व में फैलाया गया है। भारतीय अंक और भारतीय दशमलव प्रणाली, जो भारतीय अंक कौन से होते हैं? जो 0 से लेकर 9 तक के अंक है, ये 0 से 9 तक के अंक आपके भारतीय क्षेत्र से आपके उत्पन्न हुए हैं। यहां पर इनकी खोज की गई है। जैसे 0 की खोज भारत ने की, दशमलव की खोज भारत ने की। अब 0 और दशमलव के द्वारा तो पूरी गणित चलती है। तो 0 और दशमलव के साथ में खोज करते हुए ये 0 से लेकर जो 9 तक के अंक है और दशमलव है, इन्हीं के माध्यम से तो पूरी गणितीय अंक निर्मित हुए हैं। ये अंक भारत से अरब प्रायद्वीप की ओर चले, अरब देशों की ओर गए, अरब देशों से आगे चलकर ये यूरोपीय देशों की ओर पहुंचे। तो इस प्रकार से जो ये विचारों का आदान प्रदान है वो भारत से विभिन्न अन्य देशों की तरफ गया है। यानी कि सारे के सारे ज्ञान है वो भारतीय उपनिषद, वेद, रामायण, पुराण, ये जितने भी आपके हैं ये सब आपके भारतीय क्षेत्र से अरब, अरब से यूरोप की तरफ आगे बढ़े हैं। अब इसी प्रकार से व्यापार की बात आती है तो भारत में मसालों की अच्छी पैदावार होती है। जैसे मसालों में चाहे आपके लौंग है, इलायची है, आपके
लौंग, इलायची, ये जितने भी मसाले तैयार होते हैं, काली मिर्च है, हरी मिर्च है, ये जितने भी आपके मसाले हैं या फिर आपके मलमल है या फिर अन्य सामान है जो भारत से विभिन्न दूसरे देशों में ले जाए जाते थे। जैसे जो भारत के मसाले हैं, मसाले ही तो अंग्रेजों को पसंद आए थे। जब मसाले अंग्रेजों को पसंद आ गए कि भाई जो भारत के जो दक्षिण भारत की तरफ जब अंग्रेज गए तो उनको यहाँ के मसाले पसंद आए और कहा कि मसाले बहुत शानदार है, तो इन मसालों का व्यापार करने के लिए अंग्रेज यहाँ पर आए कि हम यहाँ से मसाले ले जाएंगे और मसाले ले जाकर फिर हम अपना यूरोप में ले जाकर बेचेंगे तो हमें अच्छा मुनाफा मिलेगा। और इसी जो व्यापारिक मुनाफे को देखते देखते ही फिर तो उन्होंने पूरे भारत पर अधिकार कर लिया था। तो इस प्रकार से इनका आपके व्यापार हुआ करता था। इसके विपरीत आपके यहाँ पर जो यूनानी यूनानी स्थापत्य और पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक के रूप में आपके मीनार और गुंबदों पर आपके प्रभाव देख पा रहे हैं कि भाई जो आपकी स्थापत्य कला है जिसमें आपके मीनारें बनी हुई है, मकबरे बनी हुई है, इमारतें बनी हुई है, विभिन्न आपके जो गुंबद बने हुए हैं, इन गुंबदों में आप एशिया की वास्तुकला और आपके यूनानी वास्तुकला के आपके मिश्रण देख पा रहे हैं कि भाई इन दोनों की समानताएं आपको देखने को मिलती है कि भाई वो वहां की यूनानी स्थापत्य कला है या पश्चिमी यूरोप की स्थापत्य कला है, उनका प्रभाव भारतीय स्थापत्य कला पर देखने को मिलता है कि भाई वो वहां से भारत में आए हैं तो उसी वजह से यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलता है इनका। अब आप देख पा रहे हैं कि भाई ये तो आपने जो व्यापारिक मार्गों की तरफ से देख लिया कि भाई विश्व के अन्य देशों के साथ में किस प्रकार से संबंध है। अब भारत में हम देख लें कि भाई भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिएगा, भारत 1947 में आजाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 से भारत आजाद होता है। उससे पहले भारत पर अंग्रेजों का शासन रहा था, लगभग 200 सालों तक अंग्रेजों ने शासन किया था। तो भाई 1947 से पहले जब अंग्रेज शासन करते थे तो भारत में दो प्रकार के राज्य हुआ करते थे। एक तो वो राज्य जो सीधे आपके ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में थे, उन पर शासन चलता था कि भाई जो वायसराय होता और वायसराय आपके एक अधिकारी नियुक्त करता, उसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार शासन चलाती। और एक वो रियासतें हुआ करती थी जिन्हें हम देसी राज्य, देसी रियासतें कहते हैं। उन पर आपके विभिन्न राजा महाराजाओं का शासन होता था और राजा महाराजा है भाई पैतृक रूप से चलते थे। जैसे पिता है तो फिर पिता का पुत्र, फिर आगे उनका पौत्र, इस प्रकार से शासन व्यवस्था चलते, वो राजशाही व्यवस्था थी। लेकिन 1947 में भारत आजाद हुआ, फिर 1950 में संविधान लागू होता है और फिर यहाँ पर जो रियासतें हैं, ब्रिटिश राज्य हैं, उनकी उन सबको समाप्त कर दिया जाता है और सभी राज्यों को एक श्रेणी में एक समान राज्य बनाए जाते हैं। और वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये सारे आप मानचित्र पर देख पा रहे हैं। भारत के राज्यों की बात करें तो ये राजस्थान राज्य है जिसकी राजधानी जयपुर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। फिर यहां पर आपके पंजाब राज्य और हरियाणा राज्य, पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है। हिमाचल प्रदेश जिसकी राजधानी शिमला है, उत्तराखंड राजधानी देहरादून है, उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ है, मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल है, इधर आपके गुजरात राजधानी गांधीनगर है। फिर आप महाराष्ट्र में जाते हैं दक्षिण की तरफ तो महाराष्ट्र जिसकी राजधानी मुंबई है। फिर आप गोवा जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, राजधानी है इसकी पणजी। कर्नाटक राजधानी है बेंगलुरु। केरल राजधानी है तिरुवनंतपुरम। तमिलनाडु की राजधानी कौन सी है भाई? चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। आंध्र प्रदेश राजधानी अमरावती है। 2014 से पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सम्मिलित थे, यानी कि ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के भाग एक ही थे और इसकी आंध्र प्रदेश नाम था राज्य का आंध्र प्रदेश, उसकी राजधानी हुआ करती थी हैदराबाद। लेकिन अब आंध्र प्रदेश इसकी राजधानी अमरावती है और 2014 में इसे अलग करके तेलंगाना बनाया है और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर, ओडिशा राजधानी भुवनेश्वर, झारखंड राजधानी रांची, बिहार राजधानी पटना, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। फिर आप बढ़ते हैं पूर्वोत्तर की तरफ तो यहां पर सबसे पहले तो उत्तर दिशा में आता है सिक्किम जिसकी राजधानी है गंगटोक। अब आपके ये जो 7 राज्य आते हैं पूर्वोत्तर में जिन्हें कहा जाता है 7 सिस्टर स्टेट्स, यानी कि 7 बहिनें। इन 7 राज्यों को 7 महीनों की संज्ञा दी जाती है। जैसे जैसे यहां पर सबसे बड़ा और सबसे नंबर 1 पर आता है असम, राजधानी है दिसपुर। फिर आपके मेघालय राजधानी शिलोंग, अरुणाचल प्रदेश राजधानी ईटानगर, यहां पर नागालैंड राजधानी कोहिमा और यहां पर मणिपुर इंफाल राजधानी, मिजोरम की राजधानी आइजोल और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। तो ये भारत के 28 राज्य और उनकी राजधानियां हैं। अब आते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की ओर। केंद्र शासित प्रदेशों की ओर आप चलते हैं तो देखिएगा
भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे पहले ये रहा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, राजधानी लेह, जम्मू कश्मीर, राजधानी आपके श्रीनगर। अब देखिएगा जो ये 2019 से पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक ही हुआ करता था और ये भारत का एक राज्य था। फिर यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर का एक स्पेशल आर्टिकल दिया गया था संविधान के माध्यम से, 370 आर्टिकल, उसको आपके हटा दिया गया और जम्मू कश्मीर के दो भाग कर दिए, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख, और इन दोनों को राज्य की बजाय केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। ठीक है, तो ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर। फिर आप तीसरा केंद्र शासित प्रदेश देखेंगे तो ये चंडीगढ़, जो कि पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है, ये चंडीगढ़ खुद आपके केंद्र शासित प्रदेश है। फिर आप तीसरा देखेंगे भाई, 1 2 3, और फिर आप चौथा बढ़ेंगे तो ये दिल्ली, जिसकी राजधानी नई दिल्ली है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश जिसकी राजधानी नई दिल्ली है, और भारत की राजधानी भी क्या है, नई दिल्ली है, जो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश का एक जिला है। ठीक है, फिर आप 1 2 3 4, फिर आप पांचवा केंद्र शासित प्रदेश देखेंगे तो यहां पर मिलेगा आपको दादर और नागर हवेली एवं दमन दीव। पहले देखिएगा दादर नगर हवेली अलग था, दमन दीव अलग था। वर्तमान में इन दोनों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है, दादर नगर हवेली एवं दमन दीव। इसी प्रकार से यहां पर आप देखते हैं, फिर यहां पर आपको एक मिलता है पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश। पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश जो तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। अब देखिएगा पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें एक तो स्थान आता है पुदुचेरी और एक आता है कराईकल। ये दोनों जिले, पुदुचेरी जिला और कराईकल जिला, ये दोनों के दोनों जिले आपके तमिलनाडु वाले भाग के अंतर्गत आते हैं। एक जिला आता है माहे, माहे केरल वाले भाग में आता है, और एक जिला इसका आता है यानम, जो कि आपके आंध्र प्रदेश में आते हैं। यानी कि पुदुचेरी, कराईकल, माहे और यानम, ये 4 जिले आते हैं किसके, पुदुचेरी के हैं ये 4 जिले, और ये चारों के चारों पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में आते हैं, जो कि 1 2 और 3 राज्यों में फैले हुए हैं। ठीक है, अब एक केंद्र शासित प्रदेश आता है आपका ये अंडमान निकोबार, जिसकी राजधानी पहले हुआ करती थी पोर्ट ब्लेयर, और वर्तमान में राजधानी इसकी श्री विजयपुरम। ठीक है, इसी प्रकार से आपके लक्षद्वीप समूह, जिसकी राजधानी है कावारती। तो ये भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश और आपके 28 राज्य हो गए। इन राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को अच्छे से याद रखना, और आपको पता होना चाहिए कि कौन सा राज्य कहां पर है और कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कहां पर है। इस पूरी पाठ्य पुस्तक के दौरान आपके ये काम आने वाले हैं। अब भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, पड़ोसी देशों की बात करेंगे तो भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। कहां पर है उत्तर पश्चिम दिशा, ये देखिएगा उत्तर पश्चिम दिशा में, देखिएगा उत्तर में ये इधर पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ सीमा लग रही है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से होते हुए पाकिस्तान के साथ में ये वाला भाग आपके उत्तर पश्चिम दिशा में इधर पाकिस्तान के साथ सीमा, जिसमें आपके गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ये हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर, लद्दाख वाले क्षेत्र। ठीक है, इसी प्रकार से उत्तर दिशा में चीन, जिसका तिब्बत वाला भाग आता है, नेपाल और भूटान। अब देखिएगा चीन, ये नेपाल का क्षेत्र और ये भूटान का क्षेत्र, ये उत्तर दिशा में सीमा बन रही है। और कौन से आते हैं आगे, पूर्व दिशा में म्यांमार और बांग्लादेश आते हैं। पूर्व या इसे पूर्वोत्तर कह सकते हैं, यहां पर बांग्लादेश रहा और एक यहां पर रहा म्यांमार। अब इसी प्रकार से दक्षिण में, तो दक्षिण में आपके पूरा हिंद महासागर फैला हुआ है, तो यहां पर 2 द्वीपीय देश हैं, जैसे एक तो आता है मालदीव और एक आ जाता है आपका श्रीलंका। ये रहा यहां पर मालदीव का क्षेत्र, मालदीव, और ये रहा यहां पर श्रीलंका। ठीक है, तो ये भारत के पड़ोसी देश हो गए। अब इन पड़ोसी देशों में से आप भारत का पड़ोसी देश देखिएगा श्रीलंका। कौन सा पड़ोसी देश देखें, श्रीलंका पड़ोसी देश को देखिएगा। श्रीलंका जो कि भारत के दक्षिण में स्थित है। श्रीलंका कहां पर है भाई, भारत के ये दक्षिण में रहा। अब यहां पर देखिएगा ये तमिलनाडु का क्षेत्र है, यहां पर आपके श्रीलंका है। अब यहां पर बीच में पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी है। अब जल संधि क्या होती है, देखिएगा जल संधि का अर्थ होता है कि एक पतली संकीर्ण जलीय पट्टी होती है। जैसे जैसे ये भाग आपके यहां पर पतली संकीर्ण जलीय पट्टी का है, जो 2 जलीय भागों को जोड़ती है। जैसे यहां पर आपके बंगाल की खाड़ी है, इधर मन्नार की खाड़ी है, इन दोनों को जोड़ने का काम करती है पाक जल संधि, और 2 बड़े स्थलीय भागों को अलग करती है। जैसे ये भारत का भाग हो गया और ये श्रीलंका का हो गया, इन दोनों को अलग करती है। ये है आपके पाक जल संधि, पाक जल संधि, समझ गए। अब देखिएगा इनके बीच में, यहां पर भारत और श्रीलंका के बीच में क्या है, एक यहां पर आप भूमिगत आपके जल में डूबा हुआ एक पतली सी संकीर्ण रेखा दिख रही है, जो कि आपके एक प्राचीन पुल बना हुआ है, और यह प्राचीन पुल रामायण कालीन है, जिसे कहा जाता है राम सेतु। तो याद रखना भाई, भारत और श्रीलंका के बीच में एक तो राम सेतु है, और एक इनकी जो जलीय सीमा है वो किसके द्वारा अलग होती है, पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी के द्वारा।
फिर आप मालदीव देखते हैं जो कि एक द्वीप समूह मालदीव द्वीप समूह वाला देश है भाई। क्या है भाई? एक द्वीप समूह वाला देश है। आपके यहाँ पर आपके लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। लक्षद्वीप समूह कहां पर है भाई? भारत वाला क्षेत्र है, भारत के दक्षिण पश्चिम की ओर देखते हैं तो यहां पर आपके लक्षद्वीप दिखता है। इस लक्षद्वीप के दक्षिण में चलोगे तो यहां पर मालदीव दिखाई देता है और जिसकी राजधानी है माले। इसकी राजधानी क्या है भाई? इसकी राजधानी है आपकी माले। ये है आपके राजधानी लक्षद्वीप की, ये सॉरी आपके राजधानी है मालदीव की, और इस मालदीव के उत्तर दिशा में आता है लक्षद्वीप समूह। ठीक है। अब भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत ही अच्छे हैं। अब देखिएगा एशिया के मानचित्र में आप देखेंगे भारत के अन्य देशों के साथ में भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत ही अच्छे रहे हैं। अब भारत, जब आप एशिया के मानचित्र में देखते हैं तो भारत की स्थिति बहुत ही विशेष प्रकार की है और एक अलग प्रकार की स्थिति है। जैसे एशिया के मानचित्र में आप देखेंगे एशिया का सबसे दक्षिण की ओर स्थित क्षेत्र है, और एशिया का आपके क्षेत्र है कि एशिया महाद्वीप का क्षेत्र है, और ये आपके विश्व के सभी देशों के, लगभग सभी देशों के साथ में समुद्री मार्ग के द्वारा यात्रा कर सकता है। जैसे चाहे यूरोप की तरफ हो या फिर आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो, पश्चिमी एशिया हो, पूर्वी एशिया हो, इन सबके, अमेरिका महाद्वीप हो, दक्षिण अमेरिका हो, उत्तरी अमेरिका हो, इन सबके साथ आपके इन यूरोपीय देशों की सहायता से आप इन्हें समुद्री मार्ग की सहायता से यात्रा कर सकता है। ठीक है। अब देखिएगा, आपने अभी भारत के पड़ोसी देश देखे कि भाई भारत के सारे सारे आपने पड़ोसी देशों को अच्छे से देख लिया कि भाई कौन से देश कहां पर अवस्थित है, इन सबको आपने अच्छे से समझ लिया है। तो अब देखिएगा इस वीडियो का लर्निंग आउटकम्स रहा है भारत के पड़ोसी देश और उनकी पहचान, यानी कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से, उनकी आपने अच्छे से पहचान कर ली है। उम्मीद करता हूं कि आपने इन सबको अच्छे से समझ लिया है, अच्छे से सीख लिया है और जान लिया है। भाई इस वीडियो में आपने सीखा है कि भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं, भारत के समुद्री मार्ग कौन से हैं, भारत के वायु मार्ग कौन से हैं, इन सबको आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया है। तो आपका छोटा सा टेस्ट हो जाए और पहला सवाल आता है आपकी स्क्रीन पर कि भाई कौन सी जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। उस जल संधि का नाम बताइएगा जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। जिब्राल्टर जल संधि, पाक जल संधि, मलक्का जल संधि या फिर बेरिंग जल संधि। तो देखिएगा, आपने जल संधि अभी देखा कि भाई जल संधि क्या है? दो स्थलीय भागों को अलग करने वाली एक संकीर्ण जल पट्टी है जो कि दो जलीय क्षेत्रों को जोड़ती है। और ऐसी कौन सी है भाई? ऐसी पाक जल संधि है। पाक जल संधि जो कि भारत और श्रीलंका को तो अलग करती है तथा मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। क्या करती है भाई? ये भारत श्रीलंका को अलग करती है, साथ ही बंगाल खाड़ी वे मन्नार खाड़ी को जोड़ती है। बंगाल खाड़ी वे मन्नार खाड़ी को जोड़ती है। ठीक है। अब देखो जिब्राल्टर जल संधि आती है आपके, अभी आपने भूमध्य सागर की बात की ना, तो भूमध्य सागर को आपके अटलांटिक महासागर से जोड़ती है जिब्राल्टर जल संधि। मलक्का जल संधि ये आपके जो आपका व्यापार, आपके जो हिंद महासागर से आप प्रशांत महासागर की ओर जाते हो जापान की तरफ, तो आपके मलाया प्रायद्वीप के दक्षिण से होकर गुजरते हो तो हिंद महासागर का भाग है उसको प्रशांत महासागर से जोड़ने का काम करती है मलक्का जल संधि। बेरिंग जल संधि आपके रूस और उत्तरी अमेरिका महाद्वीपों के बीच में, यानी कि एशिया महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीपों को अलग करती है बेरिंग जल संधि। और आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करती है बेरिंग जल संधि। ठीक है। अगला सवाल, दक्कन प्रायद्वीप किस महासागर में फैला हुआ है? दक्कन प्रायद्वीप जो कि भारत का दक्षिणी पठार है उसे हम दक्कन प्रायद्वीप कहते हैं। ये किस महासागर में फैला हुआ है? अटलांटिक में, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में या फिर आर्कटिक में? तो सिंपल सा सवाल है कि भाई जो भारत का जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार है जिसे हम दक्कन का पठार कहते हैं, भारत का प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं, जो कि हिंद महासागर में फैला हुआ है। हिंद महासागर में से शीर्षवत फैला हुआ है। ऐसा लग रहा है कि हिंद महासागर का शीर्ष या उसका सिर या ताज है। तो आपके राइट आंसर होगा हिंद महासागर। तो इसी के साथ इस वीडियो को फिनिश करते हैं और इसी वीडियो के साथ साथ आपका ये चैप्टर भी फिनिश होता है, पहला चैप्टर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो इसी आशा के साथ हम आगे मिलते हैं कि भाई इस चैप्टर को आप अच्छे से समझ लेंगे, अच्छे से आप नोट्स भी तैयार करेंगे और अपनी पाठ्य पुस्तक में जो मैटर दिया हुआ है उसको भी आप पढ़ते हुए इसका रिवाइज करेंगे। और हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ में, यानी कि प्रश्न उत्तर जो कि आपके एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक के पीछे दे रखे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी का धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मस्त रहें।